जरा कहानी समझे। हाई कोर्ट ऑर्डर देती है, बिल्डिंग है, किसी ने कर्जा वर्जा लिया था बैंक से, और अब वो जो बिल्डिंग है उसको हमें नीलाम करना है। आप आते हैं बाहर से अपने पैसे वैसे लेकर के यार पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप पैसे देते हैं कोर्ट में आके कि जी मुझे एज इज वेरियस बेसिस पे नहीं, मुझे फुल प्रॉपर्टी अगर आप देते हैं तो मैं आपको पैसे देता हूं। ऑफिशियल असाइनी, ऑफिशियल लिक्विडेटर जो मुकर्रर किया गया है उस प्रॉपर्टी के लिए, उसने कहा जी आप हाईएस्ट बिडर हैं, आपकी हमने ऑफर एक्सेप्ट कर ली। और ये नहीं है कि एज इज वेरियस बेसिस पे, आप अपनी मर्जी पे जो है ये ऑर्डर में कंपनी जज ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ जी इस ऑक्शन परचेजर को हाईएस्ट बिल्डर होने की वजह से आप दे रहे हैं। अब जो ऑक्शन परचेजर जो खरीदार है उसने जाके पहले जांच पड़ताल की, देखा यहां तो कोई बैठा ही नहीं है, बिल्डिंग खाली है, ले लो, कोर्ट दे रही है पाकिस्तान में तो खरीद लेनी चाहिए। जैसे ही प्रॉपर्टी वो बंदा खरीदता है तो ऑफिशियल असाइनी कहता है कि यहां पर जो अंदर कुछ लोग बैठे हैं, कुछ नाम है, उनके लिए कंपनी जज फैसला दे दे। ऑक्शन परचेजर कहता है कि भाई मैंने तो पूरी प्रॉपर्टी की पेमेंट हुई है, मेरी पूरी प्रॉपर्टी की बात हुई है, ये कौन से नाम है? अच्छा चलो ये कोई नाम है तो इनकी फिजिकल अपीयरेंस होगी, कोई ये एलियन तो होंगे नहीं भाई, होंगे ना अमजद राशिद कद्दूस, कोई तो होगा, सामने ले आओ, मैं उससे बात कर लेता हूं यार, क्या मसला है तुम्हारा। ऑफिशियल लिक्विडेटर कंपनी जज से फैसला लेता है, डिवीजन बेंच से फैसला लेता है, सुप्रीम कोर्ट को फैसला ले लिया जाता है कि भाई ये जो प्रॉपर्टी ऑक्शन परचेजर ने खरीदी है इसमें से 69 क्लेमेंट्स के हक में फैसला दे दें। अब बंदा सोचे कि कोर्ट से हम खरीद रहे हैं प्रॉपर्टी, ये कह के कि हमें पूरी मिलेगी, वो कह रहे पूरी मिलेगी, पेमेंट कर दो पूरी ले लो, और उसके बाद जैसे ही उस बंदे को कहते हैं तो बाद में ऑफिशियल असाइनी आकर कहता है यार ये प्रॉपर्टी में ना कुछ 69 लोग हैं, इनके हक में सुप्रीम कोर्ट भी दे दे, सुप्रीम कोर्ट से फैसला ले लिया जाता है। तो ऑक्शन परचेजर कहता है भाई मैंने पूरी प्रॉपर्टी की पेमेंट दी है, ये क्या हुआ मेरे साथ? और अगर मान भी लिया जाए कि ये 69 लोग कोई हैं तो ये कहां है भाई, अमजद राशिद कहां है? तो ऑफिशियल असाइनी क्या करता है, जल्दी से कन्वेंस डीड बनाता है और कहता है भाई ये देखो इनके नाम तो टाइटल डॉक्यूमेंट हो चुके हैं। ऑक्शन परचेजर कहता है कि भाई ये जो टाइटल डॉक्यूमेंट हुए हैं इस पे एनआईसी तो है ही नहीं, ये है कन्वेंस डीड। कन्वेंस डीड के ऊपर जो बंदा जिसकी दुकान है, जिसने पैसे दिए हैं, उसके साइन होने चाहिए, राइट? भाई खुशी होगी ना, वो आके रिसीव करेगा। इस पे ना तो उसका शनाख्ती कार्ड नंबर है, ना उसका एड्रेस है, सिर्फ नाम लिखा हुआ है, रेजिडेंट कराची लिखा हुआ है, और रिसीव करने वाला कौन है? सिंध हाई कोर्ट के ऑफिशियल असाइनी साहब। और ऑफिशियल असाइनी, ऑफिशियल लिक्विडेटर ने रिसीविंग की हुई है। भाई वो क्यों रिसीव करेगा? अच्छा चलो भाई उसने रिसीव कर ली, मान लिया। जो टिकट्स लगे कन्वेंस डीड पे, ये पैसे किसने दिए? क्या सिंध हाई कोर्ट ने पे किए हैं? ऑफिशियल असाइनी ने अपनी जेब से पे किए हैं? भाई कोई ना कोई तो पे करने आया होगा। इस तरह आप जरा ये बताएं कि अगर बिल्डिंग कंटोनमेंट बोर्ड की हो कराची में, हैदरी पब्लिक स्कूल के पास जो है, मिलिट्री स्टेट ऑफिस का लैंड हो, यानी आर्मी का लैंड है, क्या उसकी कन्वेंस डीड बनती है या सबलीज बनती है? और चलें जी टाइटल डॉक्यूमेंट दुकान, क्या कंटोनमेंट बोर्ड मिलिट्री स्टेट का जो इस तरह का लैंड और बिल्डिंग की जगह हो, क्या उसको ऑफिशियल असाइनी, ऑफिशियल लिक्विडेटर किसी के बिहाफ पे खुद रिसीव करे, टिकटों के पैसे भी दे रहा हो? अगर उसने नहीं दिए तो फिर किसने दिए? और इस तरह की 60-70 दुकानें जिनकी रिसीविंग ऑफिशियल असाइनी खुद ले ले, अपने पास रख ले, और कहे जी कि ये जी बिल्डिंग में जो दुकानें ये फलां फलां की हैं। अब पूछा ये जाता है कि चलो यार इन 69 लोगों से हमारी मुलाकात करवा दो, हम इनसे कोई बात कर लेते हैं, या कोर्ट हमें कुछ बताए कि भाई ये लोग कहां से आए, ये हैं कौन एलियंस। अब सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, याद रखिएगा, और सुप्रीम कोर्ट जो बोल दे वो बिल्कुल पत्थर पे लकीर होती है। जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया कि सब्सटेंशियल जस्टिस हो चुका है, 69 क्लेमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है उसको ऑक्शन सेल से हटा दिया जाए, तो ऑक्शन परचेजर ने ये सोचा कि जब ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, इनकी कोई बिजनेस एक्टिविटी, क्या वहाँ बिजली के मीटर भी मौजूद नहीं है, वहाँ दुकानों पे नंबर भी मौजूद नहीं है, वहाँ दुकानों के शटर मौजूद नहीं है, तो ये कौन से 69 लोग हैं? यहाँ पर ऑक्शन परचेजर को ये समझ आ गया कि कोर्ट को गलत असिस्ट किया जा रहा है। इसी वजह से उसने दोबारा एक एचसीए फाइल किया कि चलो अगर मान लेते हैं कि कोई 69 क्लेमेंट हैं, तो अगर ये होते और मुझे बताया जाता पहले से, या फिर इश्तिहार में लिखा जाता कि या तो प्रॉपर्टी एज इज वेरियस बेसिस पे आप खरीद रहे हैं, जू की तू हालत में ले रहे हैं, या 69 के साथ ले रहे हैं, तो भाई मेरी ऑफर भी ये नहीं होती जो मैंने दी है। मेरी जो कंपनी जज साहब ने ऑफर एक्सेप्ट की 1989 में, वो पूरी प्रॉपर्टी की थी,
उसमें ये नहीं था कि 69 कोई पेंडिंग क्लेम्स हैं या जू की तू हालत में है या एज इज वेरियस बेसिस पे है। इवन जो इश्तिहार दिया गया था इस बिल्डिंग को बेचने के लिए उसमें भी ये नहीं लिखा गया। तो ये नए क्लेमेंट्स कहां से आ गए फिर? और अगर मुझे पता होता तो मैं कभी अपनी ऑफर ये नहीं देता, मेरी ऑफर कम होती या मैं ऑफर ही नहीं देता या मैं इस डिस्प्यूट में आता ही नहीं। मैंने तो पूरी प्रॉपर्टी की बात की थी और वही कंपनी जज साहब ने एक्सेप्ट की थी। तो इसके ऊपर डिवीजन बेंच ने ये कहा कि जी नो पॉइंट ऑफ जुरिस्डिक्शन पे अब आप सुप्रीम कोर्ट जाए, वो आपको सुनेंगे। वो सुप्रीम कोर्ट गया ऑक्शन परचेजर, और आप ये सोचिए कि 1992 से लेकर 2009 तक वहाँ वो जाता रहा। 2009 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये समझ लिया कि हाँ ज़्यादती हो रही है। उन्होंने केस को रिमांड बैक किया कि मेरिट पे फैसला दिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। और कहा गया कि जो 69 क्लेमेंट या जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उन सबको दोबारा नोटिस किया जाए ऑफिशियल असाइनी के थ्रू और कोर्ट में बुला के एक दफ़ा दोबारा देखा जाए, क्योंकि इसको मेरिट पे फैसला होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ऑफिशियल असाइनी जिसने पहले ये कहा था कि 69 क्लेमेंट्स कोई हैं, उसी ने खुद एक रेफरेंस लिख दिया। तो 10 साल के बाद ऑफिशियल असाइनी वही लिख कर देता है, एक रेफरेंस लिखता है। जी क्योंकि मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद नहीं थे, तो उस ज़माने में ये सारी प्रॉपर्टी जो थी ना, इसके रिकॉर्ड कुछ पता नहीं थे। अब मैं ये लिख रहा हूं कि पूरी प्रॉपर्टी पुलिस एड के थ्रू खाली करा के ऑक्शन परचेजर को दे दो। और 16 साल के बाद उस बिल्डिंग की इन्वेंट्री रिपोर्ट सामने लाई गई, जिसमें क्लियरली ये कहा गया ना शटर थे, ना कोई बिजनेस एक्टिविटी थी, ना वहां पर कोई मौजूद था। ये तमाम फेक बातें हैं कि उनकी बिजनेस कोई एक्टिविटी थी। और ये इसलिए हुआ कि शायद ऑफिशियल असाइनी को भी मिसगाइड कर दिया गया हुआ। ह्यूमन एरर हो सकता है, लेकिन ऑफिशियल असाइनी की अच्छी बात ये थी कि उन्होंने 10 साल के बाद ये रेफरेंस लिख दिया कि पूरी प्रॉपर्टी खाली करा के दी जाए, 69 नहीं पूरी दी जाए। क्योंकि अंदर जितने लोग बैठे हैं अपने रेफरेंस में ऑफिशियल असाइनी साहब लिखते हैं कि ये लैंड माफिया हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज में, और ऐसे लोग बैठे हैं जो कोर्ट के ऑर्डर को टेम्पर करके आ जाते हैं। ये सारी बातें उन्होंने लिख दी। इस बेस पे जब सुप्रीम कोर्ट में से रिमांड बैक हुआ, रिमांड बैक के बाद जो है कंपनी जज साहब के पास दोबारा आया। यहाँ एक और बात याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि 69 लोग चाहे हैं या नहीं हैं, उनकी ये प्रॉपर्टी ऑक्शन सेल से हट गई है। ऑफिशियल असाइनी ये कह रहे हैं कि नहीं, उस वक्त डेटा मौजूद नहीं था, इसलिए मैं एक नया रेफरेंस दे रहा हूँ, कंसोलिडेटेड रेफरेंस दे रहा हूँ। ये जितने क्लेम्स हैं ये फेक हैं, फ्रॉड हैं। ये जो रेफरेंस था इसकी बेस पे 2007 में ऑनरेबल कंपनी जज साहब ने ये एक फैसला दिया कि 69 क्लेमेंट में से चलो जो लोग आ गए हैं 10, 11, 12, उनको छोड़कर जो रही सही अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी है वो तो ऑक्शन सेल का हिस्सा बननी चाहिए, पुलिस एड के थ्रू खाली कराकर ऑक्शन परचेजर को दी जाए। लेकिन दूसरी तरफ है लैंड माफिया, क्रिमिनल एक्टिविटी करने वाले, वो फौरन आ गए और उन्होंने स्टे लेकर वहीं रोक दिया। लेकिन 69 क्लेमेंट जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, उसके लिए 2007 में कंपनी जज साहब ये ऑर्डर दे चुके हैं कि ये इंक्रोचर्स हैं और अंदर जो अनक्लेम प्रॉपर्टी वो तो ऑक्शन परचेजर को देते हैं। एक दुकान आज तक नहीं मिली, ये तो इसे मिल जानी चाहिए। तो ग्राउंड फ्लोर पर कुछ भी ऑक्शन परचेजर को नहीं मिल रहा था। 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने रिमांड बैक कर दिया। इसका मतलब ये था कि अब एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि कंपनी जज के 2007 का एक ऑर्डर कि 69 में से जो प्रॉपर्टी नहीं मिली वो ऑक्शन परचेजर को तो दे दे। दूसरी बात कि अब कंपनी जज साहब जो है वो ऑर्डर देंगे नई फाइंडिंग्स, नए सर्कमस्टांसेस के ऊपर। पुरानी फाइंडिंग्स को वो नहीं देखेंगे, वो देखेंगे जो अब रिमांड बैक किया है सुप्रीम कोर्ट ने वो क्यों किया है, और उस पर जांच पड़ताल करते हुए जो भी 69 क्लेमेंट्स अपने आप को कह रहे हैं उनको बुला के चेक किया जाएगा। उन सबको नोटिस हुए, कोई नहीं आया, आ ही नहीं रहा था कोई, और कुछ नए क्लेम्स आए हुए थे। इसके ऊपर ऑनरेबल जस्टिस जुनैद गफ़ार साहब ने ऑर्डर ये दिया कि हम सिर्फ जो नए लोग अभी आए हैं इनके क्लेम्स को डिसमिस करते हैं। और ऑनरेबल जस्टिस जुनैद गफ़ार साहब ने अपने ऑर्डर में लिखा, राइटली और रॉन्गली जो भी कुछ हो चुका है वो 92 में हो गया। रिमांड बैक बेशक केस हुआ है, लेकिन उन 69 को हम नहीं छेड़ेंगे, चाहे वो आए हैं या नहीं आए हैं। यानी दूसरे अल्फाज में अगर कोई नहीं भी आता क्लेम करने के लिए, तो ऑक्शन परचेजर जिसने पूरी प्रॉपर्टी की पेमेंट की, जिसने पूरी प्रॉपर्टी की, जिसकी बिड एक्सेप्ट की कोर्ट ने, उसको ये प्रॉपर्टी नहीं मिलनी चाहिए। तो यहाँ सारा आया प्रॉब्लम कि नई फाइंडिंग्स और नए सर्कमस्टांसेस को सर देखें। 25-30 साल से एक बंदा लड़ता रहा, कोर्ट ने रिमांड बैक कर दिया, एक कंपनी जज कह रहा है कि ठीक है इनको मिलनी चाहिए, आपने ये कह दिया कि नहीं ये नहीं मिलनी चाहिए। जो रही सही प्रॉपर्टी है उसमें से भी क्लेम्स को हम डिसमिस करते हैं, और वो जो अंदर लोग बैठे हुए हैं अब
अंदर जो लोग बैठे हुए 69 के अलावा उनके क्लेम्स को डिसमिस तो कर दिया ऑनरेबल कंपनी जज साहब ने, लेकिन कहा पोजीशन खुद लो जाके, हम तो पोजीशन दे चुके हैं। तो ऑक्शन परचेजर ने बोला कि 2 ऑफिशियल असाइनी कह रहे हैं कि भाई पुलिस एड के थ्रू खाली करा के दी जाए ये जगह, तो सर हम कैसे खाली कराएंगे? इसका मतलब ये है कि जो लोग अंदर बैठे हैं उनके क्लेम डिसमिस हो गए, वो फिजिकल पोजीशन एंजॉय कर रहे हैं, और उनको हटाने के लिए अब आप सिटी कोर्ट जाएं और फिर 10-20 साल लगाए, यानी बच्चों के बच्चे जो है वो केस में लड़ते रहें। जितने लोग भी कानून को समझते हैं, पाकिस्तान में कोई ऐसा रेफरेंस केस निकाल कर आपने मुझे प्लीज़ ईमेल करना है कि 1992 में कोई फैसला हो गया हो सुप्रीम कोर्ट का प्रॉपर्टी के बारे में, लेकिन अब 2020 में नई फाइंडिंग्स, सर्कमस्टांसेस चेंज होने की बिना पर रिव्यू किया जा सके। कोई अगर ऐसा केस हो जो आपके रेफरेंस में हो, कोई लाइब्रेरी में कोर्ट के काम करता है, उसको ऐसा केस मिल जाए कि पहले कभी ऐसा प्रॉपर्टी किसी को दे दी गई हो, लेकिन 20 साल बाद नई फाइंडिंग्स पे वो प्रॉपर्टी के बारे में नया फैसला किया गया हो, तो प्लीज़ मुझे इस ईमेल एड्रेस पे ज़रूर भेजिएगा। और उसके साथ मुझे आपकी रहनुमाई चाहिए। अब आप लोग थोड़ी रहनुमाई फरमाइए कि क्या आर्टिकल 188 के तहत ये हो सकता है कि 1992 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किसी के हक में फैसला दे दिया हो कि ये प्रॉपर्टी इसकी है, 10-20 साल बाद पता चलता है नहीं, उस ज़माने में इन्वेंट्री रिपोर्ट नहीं थी, उस ज़माने में बताया नहीं गया, असिस्ट सही नहीं किया गया, और अब 2021 में क्या कोई सेक्शन कानून का इस्तेमाल करके उस ऑर्डर को रिव्यू किया जा सकता है? या 12-2 फाइल करें डिग्री होल्डर बैंक पे जिन्होंने इस तरह की इंक्वायरी में सही तरह असिस्ट नहीं किया, या 12-2 फाइल करके क्या पोजीशन लिया जा सकता है ऐसी बिल्डिंग का? ये ज़रा आप रहनुमाई फरमा दें। और खुदा के वास्ते जब भी आप पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी कोर्ट से भी खरीद रहे हो तो आप ये समझ लें कि उसमें रिस्क ही रिस्क है।